कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, परंतु विद्यालय का ब्लैक बोर्ड हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। नमस्कार आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंजू आज आपके सामने फिर से अपनी दूसरी कक्षा लेकर आई हूँ। दोस्तों, कल हमने बात की थी भाषा और व्याकरण भाग 1 की। आज हम बात करते हैं भाषा और व्याकरण भाग 2 की। कुछ चीजें हमारी रह गई थी जिनको हम आज कवर करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि कल आपको अच्छे से समझ आ गया था भाषा और व्याकरण भाग 1। आज हम बात करेंगे भाग 2 की, जिसमें हम भाषा के बारे में कुछ रह गया था उसको जानेंगे और व्याकरण एवं व्याकरण के अंग उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा भाषा है उसके अंतर्गत जो राजभाषा अधिनियम बनाया गया है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। तो उसके बारे में एक बार हम देखेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कै वर्ग के अंदर कौन से भाषी क्षेत्र आते हैं, ख के अंतर्गत कौन से आते हैं और ग के अंतर्गत कौन से आते हैं। ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है, इसीलिए मैंने इस को आपको समझाने के लिए कि एक बार मैं आपको बता दूं, ये कल हमारा रह गया था। तो आज एक बार हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो राजभाषा अधिनियम 1976 है, राजभाषा अधिनियम 1976, उसके अनुसार देश भर के केंद्रीय कार्यालयों को 3 भागों में बांटा गया था, 3 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से वर्ग हैं उसको देखते हैं हम। सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत कौन से भाषी क्षेत्र आते हैं उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ये कै वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है कि कै भाषी क्षेत्र कौन से हैं। तो आपको ये अच्छे से ये नेम याद रखने हैं। एग्जाम चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। उसके बाद जो ख वर्ग है उसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, जो 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार, इनको भी इनमें शामिल किया गया है। उसके बाद जो ग वर्ग है, ग वर्ग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और द्राविड़ भाषा क्षेत्र, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारे 12 नियम और 3 भाषाएं 1976 के अधिनियम के अंतर्गत इसमें 3 भाषा वर्ग बनाए गए थे, जिसमें 12 नियम थे। यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है कि कितने नियम थे, तो 12 नियम थे। 12 नियम और 3 भाषा वर्ग, इनको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। हमने भाषा को अच्छे से समझा, अब हम बात करते हैं कि व्याकरण क्या होती है। एक बार फिर से मैं यही कहूंगी कि परिभाषा को अच्छे से समझने की कोशिश करना। आप 3री-4थी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हो। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है, लेकिन मैं थोड़ी सी भाषा की जो अपनी व्याकरण है उसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग बताऊंगी। तो वह अलग आपको क्यों याद रखनी है, क्योंकि अगर आप कहीं लिखित परीक्षा दे रहे हैं, कहीं लिखित एग्जाम में अपनी परीक्षा उस क्वेश्चन को लिख रहे हो, तो वहां पर आपको बेनिफिट हो जाएगा। वहां पर आपकी जो भाव है, जो लिखने का तरीका, वो सबसे अलग दिखेगा। यही हमें करना, हमें सबसे हटकर अपना काम करना है। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। जो परिभाषा है व्याकरण की, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन किया जाता है और जो यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। एक बार फिर से देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन किया जाता है और जो यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। अब बात करते हैं कि भाषा के व्याकरण के कितने अंग होते हैं। अब उसको हम देखते हैं कि व्याकरण के कितने अंग हैं। यहाँ पर भी बहुत सा कंफ्यूजन है। आपको कई किताबों में 3 मिलेंगे, कई में 4 मिलेंगे। अब आपको जानना यह है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ मैं आपको गहराई से बताऊंगी, चीजों को क्लियर करती जाऊंगी, कहीं भी आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। तो उसके लिए वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि मैं आगे यही बताने वाली हूँ कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं कि व्याकरण के अंग की। व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया कि अनेक किताबों में व्याकरण के 3 अंग बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने व्याकरण के 4 अंग लिए हैं। क्यों लिए हैं वो देखिए। सबसे पहले व्याकरण का अंग है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। बहुत सी किताबों में आपको मिलता क्या है? वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 अंग दिखाई देते हैं। लेकिन चौथा अंग जो पद है, ये पद भी एक अंग है व्याकरण का। वैसे तो शब्द और पद में ज्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा जो अंतर है वही इसको शब्द से अलग करता है। हमें वो देखना है कि इसमें क्या आता है और शब्द में क्या आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ण। वर्ण जो एक होता है ध्वनि, जो ध्वनि होती है वह वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है। जो ध्वनि होती है, कोई भी आवाज होती है, वह वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन छोटी इकाई कौन सी होती है? मौखिक, क्योंकि उस ध्वनि को हम लिख नहीं सकते कहीं पर, तो जो मौखिक इकाई होती है वो ध्वनि होती है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन निकलते हैं, वो कौन सी है? देखो, सबसे पहले जो वर्ण का मौखिक रूप होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में कि वर्ण का मौखिक रूप कौन सा होता है, तो आपका आंसर है ध्वनि। उसके बाद ध्वनि का लिखित रूप कौन सा होता है? एग्जाम में यहाँ ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में ही आए, तभी मैंने यहाँ लिखा है कि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो जाएं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होता है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल के आ रहे हैं। अब बात करते हैं उसके बाद जो वर्ण होता है, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपको अच्छे से पता है, लेकिन इस स्वर और व्यंजन के बारे में हम डिटेल से अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक वर्णमाला का ही आने वाला है, तो वहां पर हम इनको खुलकर इनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ण लिए अ, फिर मैंने एक वर्ण ले लिया म, ल। अब ये अलग अलग है, तो ये एक वर्ण है, व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। ये 3 वर्ण है यहाँ पर अलग अलग। लेकिन अगर मैं इन तीनों को मिला दूं, अगर इन तीनों को एक साथ लिखें, तो यहाँ पे एक वर्ण एक शब्द बन जाएगा कमल, जिसका सार्थक अर्थ निकलता है। ये फूल का नेम है, तो आपको पता है यहाँ इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए इसको हम शब्द के अंतर्गत लेते हैं। अब शब्द में कौन कौन से भेद हैं ये हम देखते हैं। शब्द में सबसे पहले इतिहास या स्रोत के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। उसके बाद रचना या बनावट के आधार पर इसमें आते हैं 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इन तीनों के ऊपर हम अलग से बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी कक्षा की शुरुआत ही हुई है। अभी तो हमने अपना जो सामान्य परिचय उसको पढ़ना ही शुरू किया है, तो ये सारे हम आगे इनके ऊपर डिटेल से गहराई से चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। अर्थ के आधार पर इसमें आते हैं पर्यायवाची, विपरीतार्थक, समरूपी भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं जो अर्थ के आधार के ऊपर है उसमें। उसके बाद अब हम बात करते हैं पद की, क्योंकि हमें तो ये जानना है कि जो हम किताबों में पढ़ते आए कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, शब्द, वर्ण और वाक्य। लेकिन यहाँ पर हमने शब्द और पद को अलग लिया, और क्यों लिया है वो बताती हूँ मैं आपको। हमारा पद है, यहाँ पर मैं कुछ लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा राधा खाना है खाती, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आपको ये शब्द अलग अलग नजर आ रहे हैं। 4 शब्द हैं, आपने इनको देखा कि ये 4 शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं है। लेकिन पद में हम क्या करते हैं कि हम इनको अगर लिखे राधा खाना खाती है, इस वाक्य में जो राधा शब्द है वो एक पद है, इसको एक पदवी मिल गई। किसकी पदवी मिल गई कि एक तो ये यहां पर क्या है? संज्ञा। दूसरी पदवी किसकी मिली? कर्ता। जो हमारे कारक आते हैं, राधा खाना खा रही है, जो काम करने वाला उसको कर्ता बोलते हैं। दूसरी पदवी किसकी मिली? कर्ता कारक की। तीसरी एक वचन, राधा एक ही है तो एक वचन। चौथी पदवी किसकी मिली? राधा क्या है? स्त्रीलिंग।
अब इतनी पदवी मिलने के बाद ये अपने आप में क्या है, पद का एक रूप है ना, पदेन अपने आप में। अब इसीलिए जो ये पूरा वाक्य इसमें राधा खाना खाती है पद बन गया, शब्द ना रहकर एक पद बन गया, इसको बहुत सारी पद भी मिल गई। ये सारी चीजें जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, मतलब जितने भी विकारी और अविकारी चीजों को पढ़ते हैं वो सारे पद के अंतर्गत आते हैं। यही जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जब मैंने पीएचडी का इंटरव्यू दिया था उस टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा था कि शब्द और पद क्या है। अगर आप ये बोलोगे शब्द और पद तो एक ही, आपके पास इससे ज्यादा कोई भी आंसर नहीं होगा, तो वहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं या वो लोग संतुष्ट नहीं होंगे आपके उत्तर से। और अगर आप पद को इस तरह से खोल के बताओगे तो सामने वाले को कोई संदेह ही नहीं होगा, आपको पता है ये पद है। अब राधा यहाँ पर एक शब्द था लेकिन यहाँ पर ये पद बन गया क्योंकि इसको एक पद भी मिल गई, ये संज्ञा है, कारक है जो कर्ता कारक है, स्त्रीलिंग भी है, एक वचन है, इसको इतने सारे पद मिल गए तो ये अपने आप में ये पद बन गया। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि पद के अंतर्गत जितने भी हमारे विकारी और अविकारी शब्द आते हैं जिनको हम अपनी व्याकरण पुस्तक में पढ़ते हैं वो सारे पद के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखना। देखो पहले हमारी जो किताबें हैं उसमें तीन भेद दिए गए हैं, 3 अंग दिए गए हैं, लेकिन आप ये सोचो ना कि जो हमारी मानक हिंदी है उसमें तो परिवर्तन होता रहता है, वही चीजें थोड़ी ना चलती रहेंगी, कुछ नया परिवर्तन होकर आता तो उस परिवर्तन को आप एक्सेप्ट करना सीखे, उसको समझे कि हाँ ये ऐसे है तो क्यों है। आप में से बहुत से जो वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं पे पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए अच्छी चीज है कि शब्द और पद में क्या अंतर है वही आपको देखना है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं हम वाक्य की। तो वाक्य जो शब्दों का सार्थक समूह होता है उसको हम वाक्य बोलते हैं, जो शब्दों का सार्थक समूह होता है उसको हम वाक्य बोलते हैं। अब बात करते हैं कि 2 क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, कौन कौन से निकलते हैं। एक तो होता है कि जो वाक्य होता है हमारा वाक्य, वर्ण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, वर्ण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो हो जाएगा वाक्य। देखो ध्यान रखो, मैंने 2 क्वेश्चन यहां से निकाले। पहला क्वेश्चन हमारा था कि वर्ण का मौखिक रूप क्या है, तो ध्वनि है, और ध्वनि का लिखित रूप क्या है, तो वर्ण है। तीसरा कि वर्ण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वाक्य है, और वर्ण की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। क्लियर। यहां से 4 क्वेश्चन बन गए आपके। इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, एग्जाम्स में आता भी है। 4 क्वेश्चन हमने यहां से पढ़े। ऊपर हमने जो हमारा राजभाषा अधिनियम था उसमें देखा, वहां से एक क्वेश्चन निकलता। आज की कक्षा में आपके 6-7 क्वेश्चन निकलने वाले हैं। अगर इन्हीं चीजों को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, मैं एक एक चीज को आपको गहराई से खोलकर बता रही हूँ, तो अगर आप साथ साथ ही सीखते जाओगे तो आपके एक दिन में कितने कितने क्वेश्चंस कवर होते जाएंगे। हमने पहले देखा कि ध्वनि जो सबसे छोटी इकाई होती है लेकिन वो मौखिक होती है, तो हमने यहाँ पर देखा कि वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होती है, फिर ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। ये चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा वाक्य है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है और सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये चीजें हमने देख ली। उसके बाद जो हमने पढ़े थे, जो पत्रकारिता, जो राजभाषा के वर्ग पढ़े थे, उसमें भी क में से कोई भी एक वर्ग में से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे सम्मेलन होते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं हमारे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम आपका कोई भी हो, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और आपकी पुस्तक में 7 या 8 तक का ही दे रखा। उसके आगे जो हमारे सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में अभी किसी भी पुस्तक में कोई भी डिटेल्स नहीं आई है। वो सारी डिटेल्स मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं उनके बारे में। आपको मैंने अभी बताया कि किताबों में नहीं मिलेगा। 7 या 8 से ज्यादा विश्व सम्मेलन जो हुए हैं उनके आगे जो न्यू अपडेट है वो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। मैं आपको बताती हूँ, एक साथ सभी को लेके आई हूँ। यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस व्याकरण के साथ ही मैं आपको ये वाली बातें भी बता दूं, क्योंकि फिर इसके लिए अलग से
मुझे वीडियो बनानी पड़ती और मैं भी छूट भी जाता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसी में साथ बता दूं और यहाँ से क्वेश्चन भी निकलता है। और जो हिंदी प्रेमी हैं, जो हिंदी विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो ये विषय बहुत ही जरूरी है, इसलिए साथ साथ लिख लेना, अपना नोट्स बना लेना ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे। सबसे पहले तो अब तक जो हमारे विश्व सम्मेलन हो चुके हैं वो 11 विश्व सम्मेलन हमारे हो चुके हैं। कौन कौन से हैं, कब हुए, उसकी डिटेल्स मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले जो हमारा पहला हुआ था वो 10 से लेकर 14 जनवरी तक, ये 10 से लेकर 14 जनवरी तक लगातार चला था 1975 में। सबसे पहला जो कहां पर हुआ था, नागपुर में, हमारे भारत में। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई थी, हमारे जो भारत देश में शुरुआत हुई थी इसकी सबसे पहले नागपुर में। जो लोग नेट की या स्टेट वगैरह की तैयारी करते हैं उनको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता, आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस निकलते ही निकलते। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको हिंदी साहित्य का विषय लेकर ही आगे बढ़ना है, उनके लिए तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। उसके बाद जो दूसरा विश्व सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 में, मतलब अगले ही साल। कहां पर हुआ था, पोर्ट लुई मॉरिशस में। उसके बाद तीसरा था वो 28 से लेकर 30 अक्टूबर से 1983 में, नई दिल्ली, भारत में। देखो, पहला सम्मेलन भारत में हुआ था, उसके बाद तीसरा जो सम्मेलन हुआ था वो भी भारत में हुआ था। कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में। उसके बाद जो चौथा हुआ था वो 2 से लेकर 4 दिसंबर तक 1993 में, पोर्ट लुई मॉरिशस में। अब यहाँ देखना आप एक चीज कि मॉरिशस में आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वहां के लोग हिंदी सम्मेलन को लेकर बड़े उत्साहित रहते हैं, इसलिए वहां से ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद 4 से 8 अप्रैल 1996 में, पोर्ट ऑफ स्पेन। उसके बाद 14 से 18 सितंबर 1999 में हुआ था लंदन में, ब्रिटेन में। उसके बाद 5 से 9 जून 2003 में पारामारिबो, सूरीनाम में हुआ था। उसके बाद 13 से 15 जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। जो 9वां सम्मेलन था, जो 9वां सम्मेलन था हमारा हिंदी का, वो 22 से 24 सितंबर 2012 में हुआ था। कहां पर, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अब आप एक चीज देखना, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 7वां विश्व सम्मेलन कब हुआ या कहां पर हुआ, तो आपको इनके नाम और कब कौन सा हुआ वो सारी चीजें याद रखनी है। ध्यान रखना, आपको 2 चीजें तो बड़ी इजी से याद हो जाएंगी कि अमेरिका में एक हुआ है और एक दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है वो 9वां है और जो अमेरिका में हुआ है वो 8वां है। उसके बाद जो 10वां सम्मेलन है वो 10 से 12 सितंबर 2015 में भोपाल, अगेन हमारे भारत में हुआ है। लेकिन ये कितने वर्षों बाद हुआ, ये चीज यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बनकर आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह के क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, क्योंकि जो 10वां सम्मेलन है ना वो पूरे 32 वर्षों बाद हमारे भारत में आया है। ये चीज याद रखने की है कि 32 वर्षों के बाद हमारे भारत में ये सम्मेलन हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, आपको पता होना चाहिए, या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि जो 10वां सम्मेलन था वो कब, कहाँ हुआ, तो आप बता दो कि भारत में हुआ था, लेकिन कितने वर्षों के बाद हुआ, तो 32 वर्षों के बाद हुआ था। उसके बाद जो 18 से 20 अगस्त 2008 में जो सम्मेलन था 11वां, वो मॉरिशस में हुआ था। अब मॉरिशस में आप देखो 1, 2 और उसके बाद 3, यहाँ से आपको इन चीजों को आप ऐसे इसी तरीके से याद कर सकते हैं कि मॉरिशस में कितना हो गया और इसमें कितना हुआ है, तो ऐसे आप अच्छे से याद करोगे। लेकिन जब मॉरिशस में जो हमारा 11वां सम्मेलन हुआ था, उसी समय ये निर्धारित कर लिया था, ये निश्चित कर लिया था कि जो 12वां सम्मेलन है वो भारत में ही होगा। और कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश के देवास में 2021 में। कि आगामी जो ईयर आएगी, जो आने वाले साल आएगा, उसमें मध्य प्रदेश में देवास नामक स्थान पर ये हमारा सम्मेलन होगा। तो मान लो ये क्वेश्चन तो आपको जीके में भी पूछ सकते हैं, या कहीं भी क्वेश्चन तो देखो कहीं से भी निकल कर आ सकता है, वो तो आपको पता है। लेकिन मैं चीजों को बड़ी गहराई से बता रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि ये तो आप वैसे भी याद रखो कि जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो मध्य प्रदेश देवास में होगा या हमारे भारत में होगा, ये चीजें आप याद रखना।
दोस्तों आज की इस वीडियो में कम से कम 7 या 8 क्वेश्चंस आपके मैंने बताए हैं जो आने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है। देखो पढ़ाया जितना भी है वो सारा इम्पोर्टेंट ही आपको भी पता है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं मैंने वो भी बताया है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई चीजें बड़ी गहराई से समझते हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए